तो इन्हीं के राजा होते हैं विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज सेकंड क्या करते हैं, एक इंक्रिप्शन लिखवाते हैं, एक लेख लिखवाते हैं या अभिलेख बोल लीजिए। तो उस पर जो है इनकी वंशावली के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है और इसका जो प्राचीन इतिहास रहा है उसकी भी हमें जानकारी मिलती है ना। कौन सा लेख है, हर्ष प्रस्तर अभिलेख। अब बताएं प्रस्तर क्या होता है, पत्थर। तो ये जो पत्थर पे लिखा था, स्टोन पे लिखा हुआ एक लेख था, जिससे हमें जानकारी किसकी मिलती है, चौहान के प्राचीन इतिहास की, चौहान के इतिहास की लिख लीजिए ना, चौहानों का जो इतिहास था एवं इसकी जो वंशावली थी कि भाई कौन कौन से जो राजा हुए हैं। ठीक है, ये हमें किससे मिलती है, जो हर्ष प्रशस्त्र अभिलेख है उससे हमें जानकारी मिलती है। और ये किसके द्वारा खुदवाया गया था, किसके शासनकाल का था, विग्रहराज सेकंड के समय का ये लेख है। सेकंड जो है, एक और राजा होते हैं इसमें सोमेश्वर। सोमेश्वर समय का जो है एक बिजोलिया लेख था। ठीक है, तो बिजोलिया लेख से भी हमें चौहान वंश के बारे में जो है इंफॉर्मेशन मिलती है ना। ये दोनों जगह से ही क्या है, हमें चौहानों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है ना। अब बताएं चौहान कौन थे, अरे वो तो शासक है पृथ्वीराज चौहान। तो चौहान भी तो राजपूत थे, लेकिन वो पहले क्या थे, सामंत हुआ करते थे किनके, प्रतिहारों के। जो प्रतिहार शासक हमने पढ़े हैं उन्हीं के क्या है, ये सामंत हुआ करते थे ना। लिख लीजिए किसके फ्यूडल थे, ये प्रतिहारों के थे ना। अब इनका जो क्षेत्र था या फिर एक तरह से एरिया बोल लीजिए, तो ये इन्होंने जो शासन किया था वो आपका जो सांबर लेक का नाम आपने सुना होगा, कहाँ है ये, राजस्थान में कौन से जिले के पास है, जो आपका पिंक सिटी है जयपुर, उसी के पास में जो है सांबर लेक है। तो वो सांबर लेक वाला जो रीजन था उससे लेकर अजमेर तक का जो क्षेत्र था वो किनके मध्य आता था, चौहान राजवंश ने ही क्या किया था, वहाँ शासन किया था उस समय। तो इनका जो राज्य क्षेत्र है वो कहाँ से हो जाएगा, सांबर से अजमेर तक। ठीक है, यानी कि इनका जो क्षेत्र था वो कहाँ से कहाँ तक था, सांबर से अजमेर तक इनका जो क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, अब इसमें ही क्या है, कुछ प्रमुख जो शासक आते हैं उन्हीं को हम पढ़ेंगे, क्योंकि शासक जो हैं उस समय बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि 750 से लेकर अगर आप 1200 तक पढ़ोगे तो बहुत सारे आएंगे, है ना। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने महान काम किए, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने थोड़े कम काम किए, तो वो इतने ज़्यादा चर्चित नहीं है। जो हमारे पढ़ने की दृष्टि से लिए महत्वपूर्ण है उन्हीं शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अजय राज को, क्योंकि अजय राज ने ही क्या किया था, अजमेर को, जो अजमेर नगर है उसको बसाया था ना। अजय राज ये लगभग जो है 750 ईस्वी के मध्य आते हैं।
725 से 50 तक। नहीं, इनका टाइम पीरियड जो है थोड़ा अलग मिलता है ना, टाइम पीरियड को मत लिखिए ना। तो इनका जो है उपलब्धियां कुछ लिख लीजिए, क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था, अजमेर जो नगर है आज का, अजमेर नगर को जो बसाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, अजय राज को ही जाता है, ठीक है। और ये अजय राज ही क्या करता है, जो प्रतिहार होते हैं उनसे कहीं ना कहीं संघर्ष भी चलता है रहता है, लेकिन स्वतंत्र जो होने की जो बात है, ये लगभग जो है युद्ध इनके मध्य चलता रहता है, लेकिन ये पूर्ण तरीके से स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं। तो बाद के जो शासक आते हैं वो कहीं ना कहीं सफल होते हैं, है ना। तो इनके बाद में जो प्रमुख आते हैं उनमें आते हैं विशल देव। इनका एक और नाम मिलता है विग्रज चतुर्थ। अगर लिखना चाहे तो एक राजा और आते हैं, उनका ज़्यादा जो वर्णन तो नहीं मिलता, लेकिन वो महमूद जो गजनवी आता है उनकी सेना को पराजित करने में सफल रहते हैं, अर्णोराज, है ना। इनके बारे में लिख लीजिए। जो अर्णोराज हैं, अर्णोराज जो हैं ये क्या करते हैं, अजमेर के जो पास में ही जो महमूद गजनवी जब यहाँ पर आता है, महमूद गजनवी को पहली बार जो है, मतलब उस समय जब आता है चौहानों के टाइम पे, तो राजस्थान वाले इलाके में जब वो आता है तो उसको क्या कर देता है, ये पराजित कर देता है, डिफीट कर देता है। कौन, अर्णोराज, है ना। इनके बाद में आते हैं विशल देव या विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। तो विशल देव या विग्रहराज चतुर्थ हैं, इन्होंने कुछ काम करवाए थे, या फिर आप कह लीजिए क्योंकि जो पराक्रमी राजा था या फिर बहुत आगे की जो सोच है ये रखने वाला था, तो इसने क्या है, सरस्वती जो संस्कृत महाविद्यालय है अजमेर में, उसका निर्माण इसने करवाया था। अब संस्कृत महाविद्यालय बन गया तो मतलब इसका शिक्षा की ओर ध्यान था ना। इसके अलावा इस यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें और हैं जिसके अंतर्गत आपको मिलेगा। एक तो विष्णु मंदिर है और एक सरस्वती मंदिर भी है। ये तीन चीज़ें थी, और इन्हीं तीन चीज़ों को जो है बाद में जब महमूद गजनवी आता है तो एक मस्जिद के रूप में वो क्या कर देता है, इसका स्वरूप जो है चेंज कर देता है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है उसको नाम देता है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक इसको बाद में करता है, लेकिन पहले जो है ये एक हिंदू मंदिर हुआ करता था। बाद में लेकिन क्या करता है, जब महमूद गजनवी आता है तो वो क्या करता है, एक भव्य मंदिर को देखता है, और भव्य मंदिर को देखकर वो कहीं ना कहीं भयभीत हो जाता है, और भयभीत होने के बाद में वो अपने जो सेनापति होते हैं उनसे कहता है कि मुझे ये जो है, मैं अभी अभियान के लिए जा रहा हूँ, तो 60 घंटे के बाद में मैं वापस लौटूंगा, और 60 घंटे के बाद तक ये क्या है, मुझे एक मस्जिद होनी चाहिए ताकि मैं यहाँ आकर नमाज पढ़ सकूँ, ताकि मेरा जो भय है वो दूर हो जाए, है ना। तो ऐसे जो है इसके बारे में मिलता है कि लगभग जो है 60 घंटे में इसको तैयार किया गया था, ना। मोहम्मद जो आप बोल रहे हो कुतुबुद्दीन ऐबक, वो बाद में आते हैं और बहुत ज़्यादा बाद में मतलब जो है इसको बनवाते हैं, है ना। लेकिन उस समय जो है ये 2.5 घंटे, या फिर अलाउद्दीन खिलजी कहाँ है, कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाते हैं, लेकिन वो बाद में बनवाते हैं, है ना।
वो अलग है, उसका अलग है ना, वो ये नहीं है ना। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है उसको समझने का प्रयास आप करिए। देखो ये जो इमारत थी पहले हिंदू इमारत थी, यहाँ पर एक तो संस्कृत महाविद्यालय था, है ना। ये अपन कहाँ की बात कर रहे हैं, अजमेर की बात कर रहे हैं, है ना। जबकि जो कुतुब मीनार है उसके बगल से जो है वो दिल्ली में हो जाता है ना। तो वो अलाई दरवाजा या कुतुब उल मस्जिद होती है, वो जो आप बात कर रहे हो ना वो जो है कुतुब उल मस्जिद होती है ना। जबकि ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, ये क्या था, एक टेम्परेरी जो है इसको बनवाया गया था, क्योंकि आप दिमाग लगाइए 60 घंटे में आप क्या कर सकते हो उसको। उन्होंने कुछ नहीं किया, जो वहाँ मंदिरों में जो मस्जिद वगैरह जो सॉरी मंदिर जो बना हुआ था उसमें कुछ मूर्तियाँ बनी हुई थी, उन मूर्तियों को तोड़ फोड़ कर उनको बाहर कर दिया और वहाँ उसको एक जो है मस्जिद के रूप में कन्वर्ट कर दिया कि भाई यहाँ पर आकर जो शासक है हमारे नमाज वगैरह पढ़ सकें, बस इतना उन्होंने किया था, उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया था। बाकी जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है उसमें जो कुछ उसकी जो दीवारें हैं उस पर जो भी पंक्तियां वगैरह लिखी गई हैं तो वो हिंदू जो संस्कृत जो ग्रंथ है उनकी कुछ पंक्तियों में कुछ लाइनें उसमें लिखी हुई है, जो कि इनके फेमस जो एक दरबारी कवि थे, इनके जो इनके कोर्ट पोइट थे, उन्हीं के द्वारा जो है विग्रहराज के जो एक मतलब कोर्ट पोइट होते हैं तो वही क्या करते हैं, इनकी प्रशस्तियां लिखवाते हैं। तो अढ़ाई दिन के झोपड़े पे वो ऐसा मानते हैं कि आज भी वो क्या है, लिखी हुई है। भले से वो मंदिर जो है मस्जिद में परिवर्तन कर दिया, लेकिन उसके जो दीवारें हैं उन पे जो पंक्तियां पहले लिखी हुई थी संस्कृत में तो वो अभी भी मतलब लिखी हुई है, उनमें कोई परिवर्तन उन्होंने नहीं किया। इसके अलावा वहाँ पर जो मूर्तियाँ बनी हुई थी पत्थरों को काट कर जो डिज़ाइन की गई है ना, तो वो सारे जो हैं वो वैसे के वैसे ही रहे। बाकी उन्होंने 60 घंटे में बस इतना सा करवाया कि जो हिंदू मूर्तियाँ थी उनको बाहर निकलवा दिया और वो एक मस्जिद के रूप में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया कि कोई भी व्यक्ति आकर यहाँ पर नमाज पढ़ सकता है। तो वापस जब वो अभियान से वापस लौटे थे तो वहाँ उन्होंने नमाज पढ़ी थी महमूद गजनवी। और उन्हीं के जो है बाद में आते हैं ये गोरी हैं, है ना। गोरी का जो है सेनापति होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो है ना। तो ये बहुत बाद की बात हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि बाद में उसको रिस्ट्रक्चर या पुनर्निर्माण जो है वो करवाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कि भाई वो लंबे समय तक थोड़ा अच्छे से बना। हाँ बिल्कुल मिलता है ना, बोल तो रहा हूँ। क्या, देखिए हम बात कर रहे हैं शुरू की, महमूद ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है और मोहम्मद गोरी है ये तो इसके बाद आते हैं, महमूद गजनवी के बाद। तो गजनवी तो इनसे पहले हैं, तो आप समझने का प्रयास करें ना, क्योंकि उस समय ये मंदिर था। अब मंदिर से वही एक मस्जिद बनानी है और 2.5 दिन में बनानी है। कुतुबुद्दीन ऐबक तो इसके लिए समय उसको मिल रहा है तो वो और थोड़ा अच्छे से करवा देता है ना। हालांकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो कुतुब मीनार जो है उसके पास में बनवाता है, कुतुबुल मस्जिद होती है, इस्लाम करके नाम उसका नाम है, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का नाम, है ना। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है शुरू की बात हम कर रहे हैं, तो शुरू में कौन है, महमूद गजनवी जो है वो आदेश देते हैं अपने सेनापति को और 60 घंटे की वो मोहलत देते हैं कि जब मैं अभियान करके वापस लौटूँ तो मुझे ये क्या होना चाहिए, एक मस्जिद बनी दिखाई देनी चाहिए ताकि मैं यहाँ आकर सर झुका सकूं और नमाज अच्छे से पढ़ सकूं, है ना। तो वो जब अभियान करने जाते हैं तो वो थोड़ा डर जाते हैं, तो बाद में जब आते हैं तो वो यहाँ पर जो है सिजदा करते हैं, है ना, नमाज पढ़ते हैं। हाँ, तो पहले ये जो 3 चीज़ें थी, एक तो ये संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था, यहीं पर है विष्णु मंदिर और यहीं है सरस्वती मंदिर, है ना। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलती है, कहाँ पर, अजमेर के अंदर, है ना। और इस इमारत का जो नाम था वो अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसलिए दिया क्योंकि 24 और 24 48 और 12 60, है ना। तो 2.5 दिन में जो लगभग जो है इनको बनाकर जो है कंप्लीट करते हैं इनके सेनापति, है ना। आप सोच सकते हैं कि अब 2.5 दिन में उन्होंने क्या किया होगा। और वैशल देव के बाद में जो आते हैं पृथ्वीराज तृतीय, जिसके बारे में आपने बहुत सारा जो है सुन रखा है ना, पृथ्वीराज चौहान।
अगर देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान ऐसे व्यक्ति थे जिनको लगभग 6 भाषाओं का तो क्या था, ज्ञान था, है ना। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। छह भाषाओं का तो इसको ज्ञान था, तो ये बहुत ज्यादा मतलब उस समय विद्वान व्यक्ति था। इसके अलावा इसकी जो एक प्रमुख खासियत है शब्द भेदी बाण चलाने की। क्या होता है शब्द भेदी बाण? कोई स्टोरी याद आ रही है इससे? बताएं। वो श्रवण था। दशरथ जो है वो श्रवण को मारते। इसी तरह से जो पृथ्वीराज चौहान है वो भी एक व्यक्ति का वध करते हैं। किसका? मोहम्मद गौरी का। कहावत कौन सी है? नहीं आ रहा है ना तो मना कर दिया करे, है ना, गलत ना करे, है ना, क्योंकि दूसरा अगर सुन लेगा तो उसके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है। 4 बांस 24 गज, है ना। 4 बांस का मतलब समझ रहे हो ना? बांस को तो जानते हो ना, बम्बूसा। पता चले कि एक तो बोल दे कि पता नहीं सर क्या बोल गए, है ना। थोड़ा पहले लिख लीजिए इसको ताकि जो है अच्छे से समझ पाओ। अंगुल अष्ट प्रमाण है ना। चार बांस 24 गज। ठीक है। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रदान। ठीक है। ता ऊपर सुल्तान है, मत चुके चौहान। ये कौन कहते हैं? जो इनके कोर्ट पोइट होते हैं। कौन? दरबारी कवि कौन होते हैं? चंद्र बरदाई, जिन्होंने कौन सी एक पुस्तक लिखी थी इनके ऊपर ही, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर ही, पृथ्वीराज रासो। तो क्या होता है, इसकी थोड़ी कहानी है, वो आपको थोड़ा भूमिका बताने के लिए बन जाएगी। इसमें देखिए इनके जो संघर्ष हैं वो काफ़ी राजाओं से होते हैं। जो पृथ्वीराज चौहान है इनके, है ना, लगभग जो है 1183 से ही स्टार्ट कीजिए। जो गुजरात हैं, गुजरात के चालुक्य होते हैं, चालुक्य वंश के राजा होते हैं भीमदित्य। तो इनके साथ भी क्या होता है, इनका युद्ध होता है। इसके अलावा 1100 फर्स्ट तराइन का युद्ध कब होता है? 91 में होता है ना। फर्स्ट बैटल जो होता है तराइन में वो किस किस के मध्य होता है? एक तो
ये द्वितीय का ही लिखा है मैंने यहाँ पर। जो गुजरात के चालुक्य होते हैं उन्हीं से युद्ध होता है, पहले भीम द्वितीय से होता है। इसका जो रीज़न है, इसके पहले एक और घटना आप सुन लीजिए, क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान थे काफ़ी बहादुर व्यक्ति थे। एक और व्यक्ति होते हैं जयचंद, जो मैं आपको बता चुका हूँ किस वंश के थे। कौन सा, ये भीमदित्य वाला 86 का है। इसको एक बार चेक कर लेना आप, है ना, करेक्शन कर लेना अगर गलत हो तो। वैसे मुझे जहाँ तक 83 का ही है ना, एक बार देख लेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जो जयचंद होते हैं इनकी एक पुत्री होती है संयोगिता। संयोगिता क्या होती है, इनकी पुत्री होती है, और पुत्री का जो है स्वयंवर रचा जाता है ना। स्वयंवर तो जानते हो सब, यानी कि उस समय की जो स्त्रियां थी उनको अपने पति चुनने का अधिकार हुआ करता था। तो राजा क्या करता था, अपनी बेटी के लिए जो दामाद ढूंढने के लिए वो खुद नहीं जाता था, सभी राजा महाराजाओं का निमंत्रण देता था, उनको इनवाइट करता था कि भाई आप यहाँ पर आइए और मेरी बेटी का जो है स्वयंवर है, उसमें जो जीतेगा वही उसको ही मैं क्या करूँगा, बेटी का विवाह करवा दूंगा। तो इसमें क्या है, जो आसपास के जो राजा रजवाड़े होते हैं उनको बुलाया जाता है, और एक व्यक्ति जो बचते हैं पृथ्वीराज चौहान, उनको इसमें बुलाया नहीं जाता है। अब नहीं बुलाने का कारण भी होगा, है ना, पारिवारिक जो है कुछ दुश्मनियां इनमें हो रहती हैं, तो इस कारण जो है जयचंद इनको नहीं बुलाता है। और इनके जो द्वारा कोई फिर राज कवि या फिर एक पेंटर होता है, तो पेंटर क्या करता है, दरबार में आता है, देखता है कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है यहाँ पर। तो वो जो संयोगिता को देखकर क्या करता है, उसका एक चित्र बनाकर और राजा को बता देता है, किसको, पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान भी, उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ ये इनका स्वयंवर हो रहा है तो हमें जाना तो चाहिए वैसे, है ना। इसके अलावा इससे पहले भी क्या होता है, संयोगिता को पता लग जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जैसा कोई ऐसा व्यक्ति है कि भाई उसके सामने जो है मोहम्मद गोरी जैसा भी नहीं टिक पाया है ना। तो वो भी इम्प्रेस हो जाती है, और जब वो क्या करते हैं फिर इसको एक खत लिखती है ना, कि भाई शादी करेंगे तो आपसे ही करेंगे, है ना। और हमारे पिता ने क्या किया है, आपका एक जो स्टेचू है वो बनाकर द्वार पे खड़ा कर दिया है, और आपको द्वारपाल बनाकर रखा हुआ है, तो मैं नहीं देख सकती, है ना। तो फिर वो बाकायदा जो है कहाँ आती है, मतलब जब स्वयंवर होता है तो उसमें जो स्टेचू के ही पीछे जाकर ये क्या करते हैं, छुप जाते हैं, कौन, पृथ्वीराज चौहान। और छुप जाते हैं, तो जो स्वयंवर की जब बारी आती है तो वहाँ पर जो संयोगिता होती है वो देख लेती है राजा को, पृथ्वीराज चौहान को, और पहचान लेती है। तो वो क्या करती है, वहाँ उनके जो वरमाला जो होती है वो डाल देती है, और इसी को लेकर जो है ये वापस जो है उसको लेकर चले जाते हैं संयोगिता को, और जयचंद को वो बोल देते हैं कि भाई अगर आपसे हम रुक सकते हैं तो आप रोक कर दिखाएं। यही दुश्मनी कहीं ना कहीं इसको महंगी पड़ती है, किसको, पृथ्वीराज चौहान को। कहीं ना कहीं अगर ये वाक्य अगर नहीं हुआ होता तो शायद इतिहास की जो तस्वीर है वो कुछ अलग होती। अलग होने का मतलब ये है कि अगर जयचंद के साथ अगर इनकी दुश्मनी नहीं होती तो जयचंद जो है बाहरी व्यक्ति यानी मोहम्मद जो गौरी है उसका साथ नहीं देता, और जिस युद्ध में वो हारता है, सेकेंड तराइन का जो युद्ध होता है उसके अंदर, क्योंकि 1 साल बाद में हो जाता है वो ना, 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है। तो इसमें तो क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गौरी। तो इसमें मोहम्मद गौरी क्या होता है, डिफीट हो जाता है, पराजित हो जाता है ना, हार जाता है। लेकिन सेकंड जो युद्ध है इसमें क्या करता है, एक तो वो अच्छे से तैयारी भी कर लेता है ना, क्योंकि उसको पता लग गया था कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो काफ़ी माइंडेड व्यक्ति है। माइंडेड का मतलब होशियार भी है, इंटेलिजेंट भी है। अब इंटेलिजेंट क्यों नहीं होगा, जब उसको आसपास के जो 6 देश थे उनकी भाषा ही आती है ना, 6 भाषाओं से अधिक उसको ज्ञान था, तो बोली भी समझता था, कूटनीतिज्ञ भी था, है ना, संस्कृत का विद्वान था, अच्छा प्रशासक भी रहा है, अच्छा शासक भी रहा है, अच्छा शासन भी किया है।
तो इतना समझदार व्यक्ति होने के बावजूद जो है मोहम्मद गौरी ने फिर बाद में दिमाग लगाया कि ऐसे तो हम इससे जीत नहीं पाएंगे, तो इसके आसपास के जो राजा हैं उनको कहीं ना कहीं हम क्या करें, समझाएं, उनको संधि करें उनके साथ, उनको थोड़ा लाभ दें, लालच दें। उन्होंने बताया जय सिंह को कि भाई हम तो क्या है, परदेसी है, आएंगे लूट के चले जाएंगे, लेकिन उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। कैसे? कि भाई पृथ्वीराज चौहान जब हार जाएगा तो उसके बाद में जो राज्य बचेगा तो उस पर शासन आप करना, ठीक है। तो लालच बहुत बुरी चीज़ होती है। अब दिमाग नहीं लगाया जयचंद ने कि भाई हम तो राजा राजपूत व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं इतिहास में हम बदनाम हो जाएंगे, है ना, क्योंकि यह कलंक जो है आज तक जो है जय सिंह पे लगा हुआ है कि अगर वो साथ किसका नहीं देता, मोहम्मद गौरी का, तो बाहरी आक्रमण हमारे देश में प्रवेश ही नहीं होते, है ना। तो कहीं ना कहीं वही गलती जो रही है जो कि बाहरी व्यक्तियों ने हमारे ऊपर लगभग शासन किया है। तो क्या होता है यहाँ पर, जो मोहम्मद गौरी होता है वो दूसरी बार में युद्ध जीत जाता है, और युद्ध जीतने के बाद में क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ ले जाता है। ठीक है, क्योंकि उसने शर्त रखी थी जयचंद के साथ कि भाई हम क्या करेंगे, यहाँ शासन तो नहीं करेंगे लेकिन लूटपाट करके जरूर ले जाएंगे धन को, है ना। तो धन भी ले जाते हैं, और एक ऐसा अच्छा व्यक्ति यहाँ पर था तो इसको भी वो साथ में ले जाते हैं। लेकिन अच्छा व्यक्ति ही क्या होता है, बाद में उसको भारी पड़ जाता है। अब वो भारी कैसे पड़ता है, तो इनका जो है राजकवि कौन था, चंद्रवर्दा, है ना। चंद्रवर्दाय जो था इनका कोर्ट पोइट हुआ करता था, और इन्होंने जो है ये पृथ्वीराज रासों में जो है जो कुछ इनकी उपलब्धियां थी पृथ्वीराज चौहान की वो लिखते हैं, है ना। तो इसी में इन्होंने लिखा है कि भाई जब ये वहाँ गए थे तो मोहम्मद गौरी से इन्होंने बोला है, जो राजकवि है, कि भाई हमारे जो शासक हैं, क्योंकि इनकी जो कुछ दुर्गति वहाँ जो मोहम्मद गौरी हैं वो कहते हैं कि तुमने पहले युद्ध में हमें बहुत काफ़ी बुरी तरह से हराया है, तो हम भी उसका बदला तो लेना चाहेंगे। तो इनकी जो दोनों आंखें होती है वो निकाल ली जाती है, किसकी, पृथ्वीराज चौहान की, ठीक है। उसके बाद में भी जो इनके दरबारी कवि होते हैं वो बोलते हैं मोहम्मद गौरी से कि राजा मतलब सुल्तान आपने इनकी आंखें निकाल ली, लेकिन फिर भी ये जो है निशाना काफ़ी अच्छा लगा सकते हैं। मोहम्मद गौरी को ताज्जुब होता है, अंधा क्या निशाना लगाएगा, ठीक है, अंधा व्यक्ति क्या निशाना लगाएगा। तो फिर जो लोकल लैंग्वेज में जो है चंद्रवर्दाई जो है शब्द बोलते हैं, और निशाना कौन लगाते हैं, पृथ्वीराज चौहान। क्या बोलते हैं वो, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ठीक है, ताव पर सुल्तान है मत चुके चौहान, है ना। यानी कि 4 बांस और 24 गज की जो दूरी है, गज मैंने आपको बताया है कि एक भूमि को मापने की एक क्या थी, वो मेजरमेंट करने की एक यूनिट थी। तो 4 बांस आपने देखे होंगे, बहुत बड़े रहते हैं बांस, तो उन्होंने अपनी जो लोकल लैंग्वेज हैं उसमें बोला था, और इसी तरह से क्या है वो क्या करता है, मोहम्मद गौरी को जो है हरा देता है या मार देता है ना। हालांकि जो है कुछ साहित्यों में ऐसा मिलता है, बाकी जो है कभी किसी बुक में, कुछ बुकों में ऐसा भी मिलता है कि इसकी जो हत्या होती है पृथ्वीराज चौहान की वो कर दी जाती है, इसको ले जाते ही वक्त, है ना। लेकिन जो इनका जो दरबारी कवि था वो इनके साथ ही जाता है, तो वो ऐसी कुछ इनके बारे में लिखता है कि भाई मोहम्मद गौरी को जो है इसी ने मारा था, पृथ्वीराज चौहान ने, है ना। हाँ, आपस में वही क्या करते हैं, चूरा गोप कर हत्या कर लेते हैं ना, कि भाई हमें बाहरी व्यक्ति मारेंगे इससे तो बढ़िया हम आपस में मार लें, है ना। तो कुछ जो है अलग अलग साहित्य में अलग अलग तरीके से मिलता है ना। तो ये आपका जो है चौहान वंश हो गया है, इस पर आप खूब लिख सकते हो। आपसे भले से 6 नंबर में पूछ लिया जाए, है ना, उनकी रचनाएं बता दी आपने, उनका क्षेत्र बता दिया, है ना, कौन कौन से राज्य जो है उन्होंने विजिट किए थे, कौन कौन से अभियान किए थे,
है ना, कौन कौन से उन्होंने युद्ध संघर्ष किए थे उनके बारे में, है ना। हाँ जी, नहीं वो जयानक, जो जयानक होते हैं वह लिखते हैं, जो जयानक होते हैं वो इनकी जो एक पृथ्वी विजय लिखते हैं। जो विक्ट्री ऑफ पृथ्वीराज हैं, विक्ट्री ऑफ पृथ्वीराज जो हैं वो कौन लिखते हैं, इनके ही कवि होते हैं ये, जयनक या जयानक, ये लिखते हैं ना, पृथ्वीराज की विजय या फिर विक्ट्री ऑफ पृथ्वीराज। वो गुजरात का है सोमनाथ मंदिर, तो सोमनाथ पर भी वो अटैक करता है ना। लगभग जो है महमूद गजनवी जो है, उसके पहले जो मोहम्मद गजनवी होता है तो वो 17 बार जो है अटैक करता है ना। उसके बारे में जो है हम चालुक्य को पढ़ेंगे, गुजरात वालों को, तो उसमें बताएंगे आपको ना, क्योंकि वो अभी जो है काफ़ी कुछ मंदिर तो यहीं आएंगे तो फिर वो उल्टा सीधा होगा कि वो पता चले सर ने इसमें ही बता दिया हो। तो ये आपका जो है चौहान वंश था। चौहान वंश के अलावा जो है एक और वंश आज हम देखेंगे, चंदेल वंश। हाँ, इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछना है क्या? हाँ, इनके बाद में एंड हो जाता है, क्योंकि इसके बाद में क्या है, जो दिल्ली सल्तनत है उसकी स्टार्टिंग हो जाती है ना, 1300 के लगभग। भाई अभी पूरे वंश नहीं हुए हैं, जब पूरे वंश हो जाए तो उसके बाद में पूछना कि राष्ट्रकूट नहीं बताया है ना, अभी बहुत सारे बाकी रह रहे हैं। ठीक है, नहीं नहीं है ना, उनको जो है वो राष्ट्रकूट जो है दक्षिण वाले भाग में थे, तो इसलिए थोड़ा ऊपर वालों को तो कर लें कंप्लीट, उत्तर वालों को ना, क्योंकि पढ़ेंगे हम सारे, है ना, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, है ना। क्योंकि हालांकि कुछ चीज़ें हैं जितना मुझे लगेगा कि बताना उचित है उतना ही मैं बताऊंगा, बाकी कुछ शासकों के नाम वगैरह जो हैं वो ज़्यादा यही पूछे जाते हैं, बाकी नहीं पूछा जाता है, और उनके बारे में ज़्यादा कुछ मिलता भी नहीं है ना। इसलिए जो है कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको तो हमें देखना ही पड़ेगा ना। हाँ, हम चंदेल वंश की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है मैंने जब आपको चौहान वंश पढ़ाया था अभी, तो उसमें शासक का नाम जो है वो नहीं बताया है, जो पहले रहे हैं, ठीक है, फाउंडर जिनको हम बोल दें, तो उसमें आप लिख लीजिए, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाए, है ना। वासुदेव उनका नाम लिख लीजिए ना, वासुदेव। हाँ, तो इनके भी फाउंडर होते हैं, लगभग ये भी 7वीं शताब्दी से स्टार्ट हो जाता है,